व्यू 360 में। शादी के बाद खुशगवार जिंदगी के ख्वाब अमेरिका आकर चकनाचूर हो गए। घरेलू तशद्दुद का सामना करने वाली 2 पाकिस्तानी लड़कियों की कहानी। अमेरिका में घरेलू तशद्दुद के खिलाफ एक अहम बिल क्यों सियासी इख्तलाफात की नजर हो रहा है, और नई दिल्ली के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में दस्तकारी की सनत सयाहों की मुंतज़िर। अमेरिका में हर 9 सेकंड में एक औरत अपने मौजूदा या साबिक साथी के हाथों तशद्दुद का निशाना बनती है। पाकिस्तान में हर 5 में से एक औरत जिस्मानी या नफ्सियाती तशद्दुद सहती है। आखिर क्यों? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अक्टूबर अमेरिका में घरेलू तशद्दुद के मसले पर आगाही फैलाने का महीना है। अमेरिका के महकमा इंसाफ के मुताबिक इस मुल्क में हर साल तकरीबन 13 लाख खवातीन जिस्मानी तशद्दुद का शिकार होती हैं। इनमें हर नस्ल और मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली औरत शामिल है। आज सबसे पहले इरम अब्बासी हमें मिलवा रही हैं 2 ऐसी नौजवान खवातीन से जो खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी के ख्वाब लेकर पाकिस्तान से अमेरिका आईं, लेकिन फिर यहाँ उन्हें एक भयानक हकीकत का सामना करना पड़ा। 25 साला मारिया शादी के बाद 2017 में पाकिस्तान से न्यूयॉर्क आई थी। पिछले 2 दहाइयों से अमेरिका में मुकीम ससुराल का ताल्लुक अपने ही गांव से था। एक माह तो सब ने बहुत अच्छा सलूक किया, मगर उसके बाद सब कुछ बदल गया। न सिर्फ शौहर बल्कि ससुर ने भी कई महीने तक मुबैना तौर पर मारिया का रेप किया। मेरे ससुर पहले मुझे बोलता था मेरे साथ आकर बैठो, फिर मुझे मालिश का बोलने लगा। मैं समझी वो मुझे बेटी की तरह समझते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। फिर 2 महीने बाद उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरा रेप किया। इसके बाद जब भी उनका दिल चाहता वो मेरा रेप करते। मैं भागने की कोशिश करती तो वो मुझे लातों और बेल्ट से मारता था। वो कहता था मैं तुम्हें जान से भी मार दूं तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। मुझे डर था वो ऐसा ना कर दे। मेरा शौहर शराबी था, दूसरी लड़कियों को घर लाता था। मैं इसलिए वापस आई हूँ कि अपने साथ होने वाली ज्यादती का बदला ले सकूं। जो सलूक उन लोगों ने मेरे साथ किया है, ऐसा तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। खवातीन के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम सखी के मुताबिक अमेरिका आने वाली हर 5 में से 2 जनूबी एशियाई खवातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं। यहाँ न्यूयॉर्क में समाजी कारकुनों का कहना है कि घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, मगर साथ ही साथ ऐसे बेतहाशा केसेस हैं जहाँ पर ख़ानदान की इज्जत या फिर समाजी और रवायती रुकावटों की वजह से खवातीन मदद लेने से घबराती हैं। इन खवातीन में रुबीना भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान में अपनी 4 साला बेटी छोड़कर यहाँ अमेरिका आई हैं ताकि बेटी का मुस्तकबिल बेहतर बना सकें। 16 बरस में निकाह हुआ, 18 की थी जब शौहर उन्हें अमेरिका ले आए। शौहर का खानदान लाहौर से है, मगर उनकी पैदाइश और परवरिश अमेरिका में ही हुई। शौहर किसी और को पसंद करता था। घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी मुझसे करवाई और मुझे ये सब मालूम नहीं था। शौहर मुझे पूछता नहीं था। मेरे ससुराल में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। उन्होंने मुझे कैद करके रखा हुआ था। मेरे बाहर जाने पर पाबंदी थी। घर वालों से बात नहीं करने देते थे। मैं ऐसी घुटन में रहकर जैसे पागल होती जा रही थी। रुबीना के मुताबिक वो आज आज़ाद हैं और इकना शेल्टर में घरेलू तशद्दुद के अपने जैसे मुतासरीन को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद देना इनका मिशन है। इरम अब्बासी इस वक्त हमारे साथ। इरम, न्यूयॉर्क में आपने ये रिपोर्ट की। जो सबसे कह लें शॉकिंग बात इसमें मुझे नजर आई वो यही थी कि हर 5 में से 2 जनूबी एशियाई खवातीन तशद्दुद का शिकार हो रही हैं। दैट्स अबाउट 40%। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, क्यों अमेरिका के जनूबी एशियाई कम्युनिटी में ये इतना बड़ा मसला है? जी बिल्कुल सारा, जैसा कि आपने खुद जिक्र किया इन फिगर्स का, ये काफ़ी जिसे कहते हैं कि परेशान कुन फिगर्स हैं। और हम जानते हैं कि अमेरिका में एक अंदाजे के मुताबिक 5.5 मिलियन साउथ एशियन आबादी आबाद है और बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाली आबादी है। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस के माहिरीन के मुताबिक बहुत सारे रीजंस, अगर हम साउथ एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया की बात करें तो उसमें बेशतर केसेस में ये जो एक कल्चर है नॉर्मलाइज करने का अब्यूज़ का, और बहुत सारे केसेस में जहनी अब्यूज़ को आज भी, चाहे वो अमेरिका हो या पाकिस्तान हो या इंडिया हो, उसको खाते में या उसको समझा ही नहीं जाता कि वो भी एक तरह की घरेलू तशद्दुद के ज़मरे में लाया जाता है, नफ्सियाती तशद्दुद को नहीं करते। तो वो एक तो उसमें बड़ा रीज़न ये है कि कल्चरल नॉर्मलाइज कर देना अब्यूज़ का। फिर दूसरा ये है कि बेशतर केसेस में ख़वातीन पढ़ी लिखी नहीं होती, अपने हकूक़ नहीं जानती। यहाँ आने के बाद भी उनकी मूवमेंट जो है वो इतनी महदूद होती है, बाहर दुनिया से इंटरेक्शन इतना कम होता है कि उनको ये भी नहीं समझ आती कि वो अपने लिए अपने हक़ में आवाज़ कैसे उठाएं। फिर ऊपर से जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन साउथ एशियन ख़वातीन के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स के लिए काम कर रही है, उनका ये कहना है कि उनके पास इतनी फंडिंग नहीं है ताकि वो एक जामे रिसर्च कर सकें और उस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें जो वो चाहती हैं। तो फिर मदद के लिए इन ख़वातीन के पास इस वक्त क्या रिसोर्सेज मौजूद हैं? एक तो हमने देखा कि इकना का शेल्टर है, इसके अलावा कहाँ जा सकती हैं ये ख़वातीन? जी बिल्कुल सारा, जैसे कि अमेरिका में सबके लिए कानून एक ही जैसा है और डोमेस्टिक हॉटलाइन एक पाई जाती है जिसमें अगर आप
اپنے حقوق سے آگاہ ہیں تو آپ فوراً ان کو کال کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی مدد کے لیے آئیں گے. پھر امریکی متعدد شیلٹرز موجود ہیں، لیکن مسئلہ بہت سارے ساؤتھ ایشین کمیونٹی یا گھرانوں میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین بیریئر سمجھتی ہیں کسی باہر کے بندے سے، ویسے ہی گھر والوں سے اس معاملے میں بات کرنے سے گھبراتی ہیں، لیکن بالکل ایک ان نون، ایک انجان، ایک اسٹرینجر سے جا کر اپنے گھر کا یہ بتانا کہ شوہر نے مجھے مارا ہے، تو وہ کانفیڈنس ان کے پاس نہیں ہوتا بہت سارے کیسز میں، جس کی وجہ سے وہ پھر یہ جو آپ کو شیلٹر ہاؤس، امریکن شیلٹر ہاؤس ملتے ہیں، وہاں پر جانے سے کتراتی ہیں. ایسی صورتحال میں بہت سارے مسلمان شیلٹر ہاؤس کھولے گئے تاکہ وہ اسپیسیفکلی ان خواتین کی مدد کر سکے. ابھی اکنا نے نیو یارک میں ایک اور ہاؤسنگ فیسلٹی کھولی ہے اسی غرض سے کہ وہ خواتین جو زبان نہیں سمجھتی یا جو کانفیڈنس نہیں رکھتی کہ جا کر باہر بات کر سکیں، وہ اپنے ہی زبان بولنے والے، اپنے ہی مذہب کے لوگوں کے پاس آ کر آئیں اور اپنا مسئلہ بتا سکیں. اور ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جو خواتین ان شیلٹرز میں آنا چاہتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کے پاس حلال کھانا ہو، نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہو، وضو کرنے کے لیے جگہ ہو، اور وہ ایسے ایشوز ہیں جن کے بارے میں جو نان مسلم شیلٹرز ہیں وہ اتنا جانتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے بھی ان کو مشکل ہوتی ہے باہر مدد حاصل کرنے میں. لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ مسلم کمیونٹی مزید شیلٹرز کی جو فیسلٹی ہے اس کو پھیلا رہی ہے. تھینک یو ویری مچ ارم، ایک بہت امپورٹنٹ اسٹوری تھی جو آپ لے کر آئیں. تھینک یو. خواتین کو گھریلو تشدد سے بچانے کی قانون سازی اور اس پہ عمل درآمد ہم دیکھتے ہیں صرف پاکستان میں ایک بڑا چیلنج نہیں، امریکہ میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اب اس مسئلے کو امریکہ میں گن کنٹرول کے حوالے سے جاری بحث نے ایک نیا رخ دے دیا ہے. شہناز نفیس بتا رہی ہیں کہ امریکہ میں خواتین کو اپنے ساتھی کے ہاتھوں گولی کا نشانہ بننے سے بچانے کی کوششیں کس طرح اس وقت سیاسی کھینچاتانی کا شکار بنی ہوئی ہیں. We know that if there is a gun. یہ ہے ایک امریکی کانگریس وومن ڈیبی ٹینگل. یہ ان بے شمار امریکی خواتین میں سے ایک ہیں جو گھریلو تشدد میں اسلحے کا استعمال اپنے سامنے دیکھ چکی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ایک رات انہوں نے اپنی والدہ کو اپنے والد کی بندوق کی گولی سے بچایا. امریکہ میں خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کا وفاقی قانون ایسے شخص کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا جو اپنی بیوی یا ساتھی کے خلاف تشدد کے جرم میں سزا یافتہ ہو. تاہم یہ پابندی گھریلو تشدد کے ان مجرموں پر لاگو نہیں ہوتی جو نشانہ بننے والی خاتون کے ساتھ نہیں رہتے. ڈیموکریٹک ارکان کانگریس اس قانون کے نئے مسودے میں یہ استثناء ختم کرنا چاہتے ہیں. اس تبدیلی کے حامی توجہ دلاتے ہیں کہ امریکہ میں تشدد کے دوران اسلحے کے استعمال سے ہلاک ہونے والی خواتین کی شرح کسی بھی ترقی یافتہ ملک سے زیادہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ گھریلو تشدد میں بندوق کے استعمال کا نتیجہ اکثر اوقات ہلاکت کی صورت میں ہوتا ہے، اور ہلاک ہونے والی بیشتر اوقات خواتین ہی ہوتی ہیں. امریکہ جیسے ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے قطع نظر کہ وہ اپنے شریک حیات کے ساتھ رہتے ہیں یا نہیں، گھریلو تشدد کے تمام ملزمان کو اسلحے تک رسائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ریپبلکن پارٹی کے بیشتر قانون ساز اس اقدام کو ایک سیاسی سازش قرار دیتے ہیں جس کا مقصد ان کی نظر میں اسلحہ رکھنے کے حامیوں کو خواتین مخالف ظاہر کرنا ہے. امریکہ میں اسلحے کے حق کے لیے لابی کرنے والی سب سے بڑی تنظیم نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کی ترجمان جینیفر بیکر نے وائس آف امریکہ کو ایک ای میل کے ذریعے اپنے بیان میں کہا کہ بدقسمتی سے ایوان نمائندگان میں اسلحہ مخالف لیڈرشپ نے اس بل کی میعاد دانستہ طور پر ختم ہونے دی تاکہ وہ گن کنٹرول کے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں. دی کولیشن ٹو اسٹاپ گن وائلنس نامی ادارے کے مطابق امریکہ میں ہر 16 گھنٹوں میں ایک خاتون اپنے ساتھی کے ہاتھوں بندوق کی گولی سے قتل ہو جاتی ہے، اور بندوق سے ہلاک ہونے والی نصف سے زیادہ خواتین شریک حیات یا خاندان کے کسی فرد کے ہاتھوں نشانہ بنتی ہیں. بدسلوکی کے مرتکب شخص کی اگر اسلحے تک رسائی ہو تو ان کے ساتھی کے ہلاک ہونے کا امکان 5 گنا بڑھ جاتا ہے. نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کی ترجمان جینیفر بیکر کہتی ہیں کہ خواتین کو مسلح کر کے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے، لیکن اینڈرو پیٹرک اسے غیر ذمہ دارانہ تجویز قرار دیتے ہیں. دراصل وہ اسلحہ بیچنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے تشدد میں دگنا اضافہ ہوگا. امریکہ میں خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کا قانون 1994 میں پاس ہوا تھا. ایوانی نمائندگان میں اس وقت اکثریت ڈیموکریٹس کی ہے، جہاں گھریلو تشدد سے متعلق قانون کا نیا مسودہ منظور ہو چکا ہے. تاہم سینٹ میں اکثریت ریپبلکن پارٹی کی ہے، جس کے بیشتر ارکان اسلحے سے متعلق قوانین کو سخت کرنے کے حق میں نہیں، اور اب تک اس بل پر ووٹ کو ملتوی کرنے میں کامیاب رہے ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی. گھریلو تشدد کا مسئلہ خواتین تنہا حل نہیں کر سکتی، مردوں کی مدد بہت ضروری ہے.
اور امید افزا بات یہ ہے کہ بہت سے مرد خواتین کا ساتھ دے بھی رہے ہیں۔ واشنگٹن میں حال ہی میں کچھ نامور شیفز نے بہت مزیدار طریقے سے اس مسئلے کے حل کی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ شہر کے بہترین کھانا بنانے والے شیفز یہاں جمع ہیں اور وہ اس مقصد کے ساتھ کھانا بنا رہے ہیں کہ امریکہ بھر میں گھریلو تشدد کے سنگین مسئلے پر توجہ مبذول کرا سکیں۔ انہوں نے گھریلو تشدد سے متعلق آگہی بڑھانے کے حوالے سے منائے جانے والے مہینے کے دوران فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے نیشنل نیٹ ورکس ٹو اینڈ ڈومیسٹک وائلنس نامی تنظیم کے ساتھ مل کر کام کیا۔ ہم نے ایسی خواتین شیفز کے ساتھ کام کرنا شروع کیا جن کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود اپنے باورچی خانوں میں گھریلو تشدد کے اثرات دیکھے۔ وہ خواتین جو گھریلو تشدد کی شکار ہوں، ہو سکتا ہے وہ پیچھے کام کرتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ ویٹرز ہوں، اس لیے انہیں معلوم تھا کہ یہ کتنا عام ہے۔ اس لیے مہم کے پہلے سال یعنی 2011 میں خواتین شیفز نے ہماری بہت مدد کی، اور پھر مزے کی بات یہ تھی کہ اس کے بعد مرد شیفز کو بھی احساس ہوا کہ ہم بھی گھریلو تشدد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اس کوشش کا حصہ بننا چاہیے۔ تنظیم کے مطابق ہر سال 1 کروڑ سے زائد امریکی گھریلو تشدد کا شکار ہوتے ہیں، جن میں 76% خواتین ہوتی ہیں۔ یہاں $125 کے عوض آپ دارالحکومت کے بہترین باورچیوں کے ہاتھ کا بنا کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس سے ملنے والی تمام رقم تشدد کے متاثرین کو مدد کرنے کے لیے استعمال ہوگی، جن میں ان کے لیے محفوظ پناہ گاہیں مہیا کرنا بھی شامل ہے۔ یہاں موجود بہت سے شیفز نے گھریلو تشدد کے واقعات کو خود قریب سے دیکھا ہے اور وہ اس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے نوجوان لوگ کام کرتے ہیں، ہم ان پر نظر رکھتے ہیں اور جب بھی موقع ملے ان سے بات کرتے ہیں۔ یہاں موجود بہت سے شیفز نے گھریلو تشدد کے واقعات کو خود قریب سے دیکھا ہے اور وہ اس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بہترین آئیڈیا ہے، اس کے پیچھے بہترین عزائم ہے، اور میں ہر اس مہم کا ساتھ دوں گا جو گھریلو تشدد کے متاثرین کی مدد کے لیے کام آئے۔ میرے کیریئر کے ابتدا میں میں نے یقینی طور پر اس کا سامنا کیا، اور میرے خیال میں یہ سب آپ کی ثقافت ہی ہے جو آپ اپنے کچن میں بناتے ہیں۔ میں ایک ایسے ریسٹورینٹ میں کام کر کے خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں جسے ایک خاتون چلا رہی ہے۔ جیسیکا کلیولینڈ گھریلو تشدد سے واقف ہیں، ایسا ان کے اپنے خاندان میں بھی ہوا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کی اس جاب نے انہیں مشکل حالات پر قابو پانے میں مدد دی۔ میں نے آج یہاں ان کی ترکیب پر ایپل پائے، ایگ رول بنائے ہیں۔ کلیولینڈ کا کہنا ہے کہ مل کر ڈنر کرنا ایک صحت مند گھریلو زندگی کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں ہنسی مذاق اور اچھا کھانا موجود ہو تو وہاں تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ گھریلو تشدد صرف مار پیٹ کا نام ہی نہیں ہے، اس میں نفسیاتی دباؤ اور اس کے علاوہ مالی دباؤ بھی شامل ہے۔ لیکن گھریلو تشدد میں کمی لانا مشکل کام ہے، ناممکن نہیں، بس اسے ایک ناقابل قبول رویہ تسلیم کرنا ہوگا اور اس کا شکار بننے والوں کو یہ بھروسہ دینا ہوگا کہ اگر وہ آواز اٹھانے کی ہمت کرتے ہیں تو ان کی مدد کو کوئی ضرور آئے گا۔ پاکستان کے مختلف صوبوں میں اب ہیلپ لائنز بھی دستیاب ہیں جن پہ آپ کال کر کے اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گھریلو تشدد کے موضوع پہ کوئی واقعہ یا کسی کی کہانی ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ اور کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے، اپنے سوالات اور اپنے تاثرات بیان کیجیے۔ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے۔ کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ اب چلتے ہیں نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر، جہاں آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد زندگی معمول پر نہیں لوٹی۔ ویسے تو کشمیر میں 30 سال سے جاری بدامنی نے وادی کے معیشت کو بہت نقصان پہنچایا ہے، لیکن اس نئی آئینی تبدیلی کے بعد کاروبار زندگی بند ہونے سے شدید مالی نقصان ہو رہا ہے۔ کشمیری ہینڈی کرافٹ کی صنعت سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شعبوں میں سے ایک ہے۔ ریتل جوشی بتا رہی ہیں کہ سیاحوں پر انحصار کرنے والی یہ انڈسٹری گاہکوں کے منتظر ہے جو وادی کا رخ نہیں کر رہے۔ قدرت نے جو خوبصورتی کشمیر کو نوازی ہے اس کا عکس یہاں کی دستکاری میں بھی نظر آتا ہے۔ کشمیر کا پیپر میشے، لکڑی کی نقاشی اور کڑھائی کا کام دنیا بھر میں مشہور ہے۔ آرٹیکل 370 اور 35 سے ہٹائے جانے کے بعد سے یہاں کی تقریباً سبھی ہینڈی کرافٹ شاپس بند ہیں۔ It's a kind of a scared thing that's going on here in Kashmir. If I will open my shutter, so I feel like, if anything happens or if somebody will come, so it's kind of atmosphere. And
And personally, I believe I don't want to open my shop. कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स की फरोख्त में एक बड़ा नाम शाहजी का है, जिनका कारोबार 114 साल से चल रहा है। इनका ये नया शोरूम आर्टिकल 370 हटाए जाने से तकरीबन 1 माह पहले खुला था, जब शहर सयाहों से भरा हुआ था। अब दुकान सिर्फ झाड़ पोंछ के लिए खुल रही है। हमारा ट्रेड बेसिकली टूरिस्ट पे ही डिपेंड है, क्योंकि हम जो आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, शॉल्स, ड्रेसेस, तो वो बेसिकली हम टूरिस्ट के लिए ही बनाते हैं, टूरिस्ट पर्पस के लिए, क्योंकि लोकल में उन चीज़ की डिमांड नहीं रहती। जब पीक सीज़न होता है तब तो वैसे नॉर्मली हम जब सुबह शॉप ओपन करते हैं, नियर अबाउट हम 9 बजे खोलते हैं, तो फिर शाम को कभी 10 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं, मतलब ठीक ठाक अच्छा रहता है, पूरा दिन भर बिजी रहते हैं। और उसके मुकाबले जैसे अभी हालात हैं, अभी तो बिल्कुल ज़ीरो है। शाहजी जैसी बड़ी दुकानों से शहर के ज़्यादातर ड्राइवर्स वाकिफ हैं, जो आज भी पीछे के दरवाजे से इक्का दुक्का टूरिस्ट को ले आते हैं। बाहर मार्केट्स हार्डली कुछ है, हार्डली देयर आर बेसिक कम्युनिटी मार्केट्स है, सो आई डोंट थिंक बाहर शॉपिंग हो पाती ये मार्केट के अलावा। कश्मीर आने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ से यादगार के तौर पर आर्ट और क्राफ्ट का कोई ना कोई नमूना साथ लेकर ज़रूर जाना चाहते हैं, और यहाँ की ज़्यादातर दुकानें भी टूरिस्ट के हिसाब से सामान बनाती हैं। लेकिन अब 2 महीने से टूरिस्ट नदारत हैं, शटर बंद और बिजनेस ठप, और किसी को नहीं मालूम कि ये बंद शटर दोबारा कब खुलेंगे। कैमरामैन जुबैर डार के साथ रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क की आबादी इंतहाई मुतनव्वु है। यहाँ दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते और काम करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ नस्ल परस्ती मसला नहीं। न्यूयॉर्क सिटी के इंसानी हुकूक के कमीशन ने हाल ही में एक ऐसे कानून की हिमायत की है जिसके तहत किसी को नफरत आमेज तरीके से इल्लीगल एलियन या गैर कानूनी तारिक वतन कहने वाले को जुर्माना किया जा सकता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए इल्लीगल एलियन या गैर कानूनी मखलूक की इस्तिलाह आम इस्तेमाल होती है। ताहम अब न्यूयॉर्क शहर में किसी को हकारत से इल्लीगल एलियन कहना या इसके खिलाफ इमिग्रेशन या कस्टम इन्फोर्समेंट वालों को बुलाने की धमकी देना महंगा पड़ सकता है। सजा के तौर पर $2.5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ये शहर के इंसानी हुकूक की कमीशन की जानिब से एक नया हुक्मनामा है। इदारे ने इस हवाले से मिसालों के साथ पम्फलेट भी तकसीम किए हैं। मिसाल के तौर पर एक स्कूल की इंतजामिया की जानिब से हिजाब पहनने वाली तालबा को तंग करने की शिकायत को नजरअंदाज किया जाना, या एक वर्कर की जानिब से ग्राहकों को इंग्लिश बोलने पर मजबूर किया जाना या मुल्क छोड़ने का कहना। इस हवाले से न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लेसियो ने ट्विटर पर अपने एक पैगाम में कहा कि अगर आप तारिकीन वतन के इस शहर में आकर नफरत फैलाने की कोशिश करें तो आपको नताइज भुगतना होंगे। न्यूयॉर्क शहर तारिकीन वतन और उनके खानदान वालों की मदद के लिए इजाफी फंड भी मुख्तस करेगा। इसके लिए $1.60 लाख से ज्यादा की रकम न्यूयॉर्क इमिग्रेंट फैमिली यूनिट प्रोजेक्ट को दिए जाएंगे। ये इदारा तारिकीन वतन को मुफ्त कानूनी मदद फराहम करता है। In the largest city in the United States of America, in a city with 36% of अमेरिका के बड़े शहर में रहने वाले 86 लाख में से 36% अमेरिका में पैदा नहीं हुए। हम इस प्रोग्राम को फंड कर रहे हैं, जो उम्मीद है कि दुनिया के दीगर शहरों के लिए मॉडल बनेगा कि नस्ल परस्ती, तासुब, नाइंसाफी पर मबनी तारकीन वतन मुखालिफ एजेंसी का किस तरह मुकाबला किया जाए। लेकिन हर कोई इस नई पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करता। रियासत न्यूयॉर्क की कंजर्वेटिव पार्टी के सदर कहते हैं कि मुमकिन है कि ये कानून अदालत में चैलेंज किया जाए। It's like a new chapter in the book 1984. It's a government overreach. इससे ये तासुर मिलता है कि न्यूयॉर्क शहर की इंतजामिया लोगों के जहन पढ़ने की सलाहियत रखती है। हमें नहीं यकीन कि ये अदालत में कामयाब हो पाएगा। कोई ना कोई यकीनन इस पर मुकदमा करने का फैसला करेगा। इस बात पर कोई हैरानगी नहीं कि न्यूयॉर्क के लोग नए कानून से मुतालिक राय रखते हैं और इससे मुतालिक बात करना चाहते हैं। हमें आज़ादी राय का आईनी हक हासिल है। आप ये हमसे नहीं छीन सकते। हम कहाँ रहेंगे? कहीं और? एक कम्युनिस्ट मुल्क में? इसे इम्तियाजी तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर लोगों को ये सिखाने के लिए कि वो नस्ल परस्त ना बने जुर्माना लगाया जाए तो ये अच्छी बात है। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का इदारा ऐसे अफराद के लिए इल्लीगल एलियन का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जो अमरीकी शहरी नहीं और दूसरे मुल्क में पैदा हुए हैं और कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर नहीं। नीना विश्नेवा की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले तारिकीन वतन अमेरिका की नामवर टेक्नोलॉजी कंपनियों जैसे अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के लिए काम करते हैं। लेकिन हम आपके लिए आज एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जिसमें 2 भाई हैं जिन्होंने अमेरिका में बड़ी कंपनियों की मुलाजमत छोड़कर अपनी कंपनी कायम करने का फैसला किया और अब कामयाबी के सफ़र पर गामज़न हैं। आज उनसे हमें मिलवा रहे हैं नदीम याकूब।
फहीम उल हक माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहे थे जब उन्हें एहसास हुआ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में नौजवानों के पास पेशावराना महारत को बढ़ाने और कोडिंग की जदीद टेक्निक सीखने के लिए मौके बहुत कम हैं। तो उन्होंने मुलाजमत छोड़कर इस शोबे में पहले से मौजूद और नए आने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज फराहम करने के लिए एक कंपनी कायम कर दी। सारी बात स्टार्टअप थी। शुरू में हमने काफ़ी टफ था और लोगों को इंगेज करना और टू रेज अबव द नॉइज़, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नाउ वी हैव ग्रोन इनटू अ रिलेटिवली बिगर कंपनी। एजुकेटिव का मरकजी दफ्तर अमरीकी रियासत वाशिंगटन के शहर सियाटल के करीब वाक़ है, जहां बिजनेस और मार्केटिंग के अमूर पर तवज्जो दी जाती है, जबकि कोर्सेज के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाकिस्तान में होती है। We hire a lot of women in our technical office. पाकिस्तान में हमारे दफ्तर में बहुत सी खवातीन काम कर रही हैं। हमें लगता है कि पाकिस्तान में लड़कियों की बड़ी तादाद कंप्यूटर साइंस पढ़ रही है और हम इन्हें महफूज और पुरसकून माहौल फराहम करते हैं ताकि वो अपनी पेशा वराना महारत में इजाफा करें और वर्क फोर्स का हिस्सा बने। लाहौर में एजुकेटिव से मुंसलिक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर इन कोर्सेज की अहमियत बयान करते हुए बताती हैं। मैं 2005 में ग्रेजुएट हुई थी, तो अब नाउ दिस इज़ 2019। मैं उस 2005 की डिग्री को लेके आगे नहीं चल सकती। अब उस 2005 से लेकर 2019 तक 12 इयर्स में कंटेंट इतना बदल चुका है कि आई नीड टू अपडेट माई सेल्फ। तो उस तरह की चीज़ों के लिए आप वापस यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, आपको ऑनलाइन कोर्सेज लेने पड़ते हैं ताकि आप अपने आप को अप टू डेट रखो टेक्नोलॉजी के लिहाज से। एजुकेटिव के कोर्सेज दूसरे इदारों के कोर्सेज से कैसे मुख्तलिफ हैं? हमने पूछा कंपनी के बानी फहीम उल हक से। हमने ये सोचा कि अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई हुई है कि हम एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जिसके अंदर डेवलपर्स को वीडियो देख के फिर अपनी कंप्यूटर के ऊपर दोबारा से सब कुछ एग्जीक्यूट करने की बजाय वो ऑनलाइन ब्राउज़र के अंदर ही वहीं पे सीख सकते हैं, वहीं पे कोड को रन कर सकते हैं, वहीं पे अपनी कोडिंग चैलेंजेस कर सकते हैं और बहुत जल्दी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, ना कि जिस तरह से वीडियो के साथ जो एक क्लंकी प्रोसेस है जिसके थ्रू लर्निंग मुश्किल है। तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन कुछ ज़्यादा आम नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक तो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेकेंडली पाकिस्तान में लोगों का इस तरफ रुझान भी बहुत कम है ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ, अवेयरनेस कम है, लोगों को आइडिया नहीं है और अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। रहीम उल हक ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि गुज़श्ता 4 बरसों से जब से कंपनी कायम की गई है उनकी तवज्जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर है, मगर मुस्तकबिल में वो दूसरे शोबों में भी ऑनलाइन कोर्सेज तरतीब देने का इरादा रखते हैं। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, सियाटल। कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। उसकी मिसाल है ये अमरीकी तालिबा जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के शहर रिचमंड में ये एक बस से टकराकर जोर से ज़मीन पे गिरती हैं, लेकिन एक ही लम्हे में कपड़े झाड़ कर फिर तेज़ी से चली जाती हैं। ये मुआवजा हुआ कैसे? मुमकिन है उनके बैग की वजह से, जिसने लड़की को जोर से ज़मीन से टकराने से बचा लिया। ये वाक़या पिछले साल रिचमंड में पेश आया, लेकिन इसकी वीडियो अब रिलीज़ की गई है। इंतहाई नाकाबिल यकीन, और ये वीडियो मैं खुद भी कई मरतबा सोशल मीडिया पे अब देख चुकी हूँ क्योंकि यकीन ही नहीं आता कि ये हुआ कैसे। इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। आइए facebook.com/VA उर्दू के पेज पे। इसके अलावा ट्विटर पे हमारा हैंडल है @UrduVOA और इंस्टाग्राम पे भी आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं। आपको बहुत सी वीडियोस, तस्वीर और ख़बरें इस अकाउंट पे भी मिलेंगी। हम अपने इंस्टाग्राम पे आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं #UrduVOA के साथ। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA